ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इतनी मेहनत हुई है। कल और आज 2 दिन आप लोग महाराष्ट्र से, आउट ऑफ महाराष्ट्र से, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग यहाँ आए हुए हो। इतनी मेहनत करी है। कैलाश वानी है, श्याम कोतकर, मेरे मित्र अभय नेरकर और बाकी सारे सहयोगियों ने इतना मेहनत करके, मैं बोल रहा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना ये बड़ा मुश्किल काम है। और आप लोग भी अपना यहाँ आए हो, तो एक बार मुझे आप लोगों की आवाज़ सुननी है। तो आप लोग इधर है? हाँ, अभी थोड़ा मजा आया। तो इसको और ऊपर लेवल पे लेके जाते हैं। मैं आपको 3 शब्द दूंगा। पहला शब्द है मस्त। पहला वाला क्या है? दूसरा है बहुत बढ़िया। दूसरा कौन सा है? और तीसरा शब्द है अद्भुत। कौन सा? 3 शब्द आपको मैंने दिए। पहला वाला, दूसरा, तीसरा। मुझे मालूम है लंच के बाद थोड़ा मुश्किल होता है आंखें खुली रखना, और खासकर जब एक प्रोग्राम में बैठे होते हो, हम लोग सब कर्म योगी हैं, तो हमें कर्म करने की बड़ी आदत है। हम लोग एक्शन वाले हैं। ये कुर्सी पे बिठा के किसी को सुनना, ऐसा लगता है कि आंखों में 5-5 किलो का ना ऐसा किसी ने वजन लगा दिया हो। अपने आप आंखें नीचे नीचे होती रहती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा होगा, अपने पड़ोसी का देखते रहना, उसको उसके कान के नीचे बजाना ताली, अगर सो रहा होगा तो। कुछ करना नहीं उसको। और कुछ लोगों की ना बड़ी आदत होती है, वो आंख खोल के सो सकते हैं, तो ध्यान रखना ऐसे लोगों पे। तो मैंने आपको 3 शब्द दिए हैं। पहला वाला कौन सा है? दूसरा, तीसरा। अरे वाह, आप लोग जागे हुए हो। तो मैं आपसे 3 सवाल करूंगा, और हर एक सवाल का जो, अगर पहला सवाल है उसका पहला वाला शब्द, दूसरा सवाल है उसका दूसरा शब्द, और तीसरा सवाल है उसका तीसरा शब्द। तो पहला सवाल आपसे मेरा यह है कि आप लोग कैसे हैं? यहां का माहौल कैसा है? और जिंदगी कैसी है? अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो, ये एक बात ये साबित हो गई कि जिंदगी अद्भुत है, चाहे कितनी भी लगी हुई है। जिंदगी तो अद्भुत है। आपसे 3 सवाल और पूछूंगा। बच्चे कैसे हैं? अपने वाले, हाँ, हेलो। बच्चे कैसे हैं? घर कैसा है? और बीवी? मैंने आपकी वाली पूछा था। चलो, बहुत बढ़िया। ये जो माहौल बना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल की, आपकी एनर्जी लेवल है, आपकी एक जोश है, जुनून है। मैं एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आया हूँ। लोग बोलते हैं मैं कोच हूँ, मैं लाइफ कोच हूँ, बिजनेस कोच हूँ, लेकिन मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। हाँ, मेरा इन्फ्लुएंस उद्योजकों पे होता है, एंटरप्रेन्योर्स पे होता है, और जो लोग बिजनेस करते हैं उन पे मेरा इन्फ्लुएंस होता है। तो मेरी टैगलाइन है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। और ना सिर्फ बिजनेस के बारे में मैं बात करता हूँ, या ना लाइफ के बारे में बात करता हूँ, मैं ओवरऑल जिंदगी कैसे हसीन होनी चाहिए, कैसे जिंदगी और बढ़िया हो सकती है, मैं उस पर बात करता हूँ और उस पर जीता हूँ। मुझे नहीं मालूम अभी वीडियो क्लिपिंग मेरा हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज मुझे हाथ दिखा नहीं कि वीडियो क्लिपिंग हुआ कि नहीं हुआ। और फ्रंट के जो वीवीआईपी हैं, आपको तो कुछ नहीं दिखा, क्योंकि आप वीवीआईपी हो ना, तो आपको कुछ नहीं दिखा। वो पीछे वालों ने आनंद लिया उसका, अगर आया होगा तो दिस इज व्हाट आई डू। मैं एंटरप्रेन्योर से मिलता हूं, उनका बिजनेस कैसे बढ़े, लेकिन साथ साथ उनकी लाइफ भी कितनी अच्छी हो सकती है, मैं उस पर बात करता हूं। तो कुछ मेरी लाइफ के कुछ टुकड़े हैं, कुछ लाइफ के मेरे कुछ पर्ल्स हैं, ज्वेल्स हैं, जो मैंने जिया है, मैं आपसे कुछ शेयर करता हूं अगले कुछ मिनटों में। और ये उम्मीद है कि आप लोग वो लेके जाओगे, ये उम्मीद है कि आप उससे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओगे। मैंने ये एक रियलाइज किया है कि बहुत पहले लाइफ में, कि हकीकत जो होती है, हकीकत से जिंदगी का कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन जिस चीज का या जिस हकीकत का हमें एहसास हो जाए, उससे हमारी जिंदगी बदलती है। सो इट इज नेवर द फैक्ट बट अ रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट मेक्स अ डिफरेंस। कि हमारे लाइफ में हकीकत क्या घट रही है उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस चीज का एहसास हो जाएगा उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। तो हकीकत यह है कि हमारा शरीर वो नहीं है जो आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले था। Am I right or not? हकीकत है कि नहीं? लेकिन एहसास जब तक नहीं होता तब तक इसके बारे में हम कुछ करते नहीं। हकीकत ये हो सकती है कुछ लोगों की कि बहुत ग्रोथ लाइफ में आई है, यहां पर लाइफ में ग्रो किए हैं, यहां पर हाइट तो बड़ी है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा है, हकीकत है। लेकिन जब तक एहसास नहीं होता तब तक हम कुछ करते नहीं। और अक्सर एहसास जो है, वो एहसास हमारा समय गुजरने के बाद होता है। एहसास जब होता है जब डॉक्टर बोलता है, राजा चलना चालू कर, चलना चालू कर, नहीं तो बहुत जल्दी 4 लोग चलेंगे तेरे साथ। और तभी एहसास होता है, ला अब चलना पड़ेगा।
तो हम जॉगिंग शुरू करते हैं क्योंकि बीमारी लग गई, डायबिटीज आ गई, ब्लड प्रेशर आ गया, बढ़ गया है, या कोई ना कोई अगर चैलेंज आ गया, तब हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं कि हम कुछ करें। लेकिन हकीकत तो ये थी कि बहुत साल पहले हमने उसके बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन जब एहसास होता है तभी हम कुछ करते हैं। तो हकीकत से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत ये हो सकती है कि शायद बिजनेस नीचे 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 जा रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एहसास होता है कि जब सेल्स कम हो गया, एहसास होता है कि पैसा कम आ रहा है, जब वो चुभने लगता है तो हम कुछ कर सकते हैं। हकीकत ये भी हो सकती है कि अपनी टीम में, अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में कोई बंदा ऐसा है जो छोड़ने के कगार पे है, नौकरी छोड़ने वाला है। हकीकत ये है, लेकिन एहसास होता है हमें जब वो छोड़ता है या जब रेजिग्नेशन देता है। तो हकीकत बहुत है। तो हकीकत के होने से फर्क नहीं पड़ता। हकीकत ये भी हो सकती है कि अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, बचपन कैसे निकल रहा है अपने को समझ नहीं आ रहा, हकीकत है। लेकिन उस हकीकत से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट इज द रियलाइजेशन, जब उसका एहसास होता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और हम उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, उस एहसास से कुछ होता है। हकीकत यह भी है कि घर में 2 बुजुर्ग ऐसे हैं जो जिंदगी के दौर में हमसे काफी आगे हैं। हकीकत यह है, और एक समय आएगा कुछ सालों बाद कि शायद वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम अपनी दौड़ में इतने घुसे हुए हैं, अपनी दौड़ में इतने हम लोग मस्त हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि वो हमारे समय की राह देखते हैं। और एक दिन ये हकीकत की वो हमें छोड़ के जाएंगे, सही होगी, और फिर एहसास होगा जब वो फोटो फ्रेम का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी। तो जिंदगी जो है, जो हकीकत है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हकीकत का जब एहसास होता है उससे फर्क पड़ता है। तो कुछ बेसिक एहसास मैं आपको कराऊंगा कि आपकी लाइफ में अगर होए तो मुझे लगता है कि हम कुछ जिंदगी अच्छी बना सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ हैं? बालकनी, ओके। तो आप में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं? मुझे बताया कि काफी उद्योजक आए हुए हैं। कैन आई सी योर हैंड्स? आपके हाथ देख सकता हूं, कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं? ओके, काफी लोग हैं। चलिए, कुछ बातें आपके लिए हैं और कुछ बातें बाकी जनता के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। देखता हूं कितना मिक्स हो सकेगा। कुछ बातें हैं जो क्वालिटीज हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए बहुत भर भर के जोश और जुनून। उसको इतना जोशीला होना चाहिए क्योंकि उसके नीचे टीम है, उसके नीचे लोग हैं, और अगर उसका ही जोश नहीं है, उसी के अगर अंदर एनर्जी नहीं है, उसी के अंदर पावर नहीं है, तो अपने नीचे वालों को क्या देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं देखता हूं एंटरप्रेन्योर को कि उसकी चाल, उसके चलने के तरीके से, उसके बात करने के तरीके से बहुत से लोग सोचते कि मैं भी जी के क्या कर रहा हूं। ये आदमी एंट्री मारता है कंपनी में, ये आदमी एंट्री मारता है अपने ऑफिस में, और इसके व्यू से, इसके रहने से, इसके चलने से, इसके बात करने से किसी को कुछ इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है पॉजिटिवली। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ही हैज टू बी वेरी वाइब्रेंट। उसके अंदर जोश, जुनून, उमंग ऐसा भरा होना चाहिए कूट कूट के कि जितने उसके टीम मेंबर्स हैं, जितने उसके आसपास के लोग हैं, उनको उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, माँ बाप आते हैं और बोलते हैं मुझे कि मेरा बच्चा जो है ना, वो कार्टून बड़ा देखता है, कुछ सॉल्यूशन दीजिए, आप क्या कर सकते हैं। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि कार्टून तो वो देखता है, तो वो तो देखेगा ही, बच्चा है। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप कार्टून बन जाओ, तो कार्टून नहीं देखेगा, आपको देखेगा। तो वो भी कहते हैं ये क्या सॉल्यूशन है, बिकॉज ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आप बच्चों को समझाओ या हमें बताओ कि हम कैसे समझाएं। बच्चा नहीं समझेगा। बच्चे का ये फितरत है कि वो कार्टून देखे, बच्चे की फितरत है कि वो उछल कूद करे, बच्चे की फितरत है कि वो मस्ती में रहे। तो हमने देखा कि हमने अनजाने में बच्चे को समझा बुझा के उसका एनर्जी लेवल कम कर दिया। तो आप घर जाओ ना, तो अगर बच्चे को पूछो आप कि बेटा तेरा रोल मॉडल कौन है, और अगर आप सोच रहे हो कि वो बच्चा बोलेगा पापा, वो बोलेगा मम्मी, वो बोलेगा दादा, ऐसा होने वाला नहीं है। वो बोलेगा मेरा रोल मॉडल है मे बी ऋतिक रोशन, मे बी सलमान खान बिना शर्ट के, मे बी जैकी श्रॉफ का लड़का टाइगर श्रॉफ, क्योंकि वो देखता कि ये लोग ऐसा मार धाड़ करते हैं स्क्रीन पे, पिक्चरों में, टीवी में, यहां से खून निकल रहा है, यहां से खून निकल रहा है, यहां से पसीना आ रहा है, कपड़े फटे हुए। उसके बाद भी ये टाइगर श्रॉफ जो है बुलाता है अपनी हीरोइन को, चल डांस करते। तो बच्चा भी कहता है यार अप्पा क्या एनर्जी है। और फिर वो देखता है अपने आइटम को, कौन? उसका फादर, जो रियल रोल मॉडल है, जो रियल हीरो है उसकी परिवार का। ये आइटम रात को आता है घर, शाम को आता है, कंधे झुके हुए ऐसा करके अंदर एंट्री मारता है, घंटी दबाता है, और बच्चा कहता है पप्पा, और ये कहता है क्या है,
तो बच्चा भी कहता है ये आइटम अपना फादर, इसका एनर्जी खत्म हो गया, वारंटी गारंटी खत्म है इसका। तो कहीं ना कहीं बच्चे ने देखा कि ना खून निकल रहा है, ना पसीना आ रहा है, ना कपड़े फटे, जैसा गया था वैसे ही लौट के आया। और ये कहता है बेटा ये क्या चल रहा है? तो बच्चा भी कहता है यार ऐसा तो बनना नहीं है। तो बहुत से घरों में बहुत से बच्चों ने अपने माँ बाप के जैसा बनने से इनकार कर दिया है, बिकॉज दे डोंट सी एनर्जी। उनको लगती नहीं उनके अंदर एनर्जी है, ताकत है, जुनून है, पैशन है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपकी एक जवाबदारी बनती है कि आप अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी लेके आए, ढेरों एनर्जी लेके आए। आपकी लाइफ में क्या घट रहा है इससे किसी को लेने देना नहीं है। आपकी लाइफ में आपको क्या प्रॉब्लम है किसी को लेने देना नहीं है, क्योंकि आप जिम्मेदार हो, आप कुछ लोगों के लिए जिम्मेदार हो। थोड़ा सा गर्मी हो गई है, निकालूं? माहौल गर्म हो गया है तो मैं क्या, चलो बढ़िया। तो बहुत से देखता हूं मैं जो लोग ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस में आपसे लोग प्रेरणा लेना चाहते हैं। दे वांट टू गेट इंस्पायर्ड बाय यू, बट दे वुड लाइक टू सी एन इंस्पायर्ड सोल। आपके अंदर की एनर्जी वो देखना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग अनजाने में, आप देखो ना घर में बच्चा जो छोटा होता है, हम कैसे बच्चे की एनर्जी मारते हैं। तो हम भी बच्चे थे और हमारी एनर्जी कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मर गई कि बच्चा घर में अगर है और वो चुन्नी से खेल रहा है और बोलता है मम्मी सुपरमैन सुपरमैन सुपरमैन, ऐसा बन के आता है, तो माँ क्या बोलती है? चुन्नी रख, फट जाएगी। और उसको एकदम ऐसा उसका सुपरमैन बनने का आइडिया खत्म कर दिया माँ ने, एंड समवेयर वो बच्चा शांत हो जाता है। सोफे पे बैठा हुआ है, पैर नीचे रख, हाथ इधर कर, नाक से उंगली निकाल। बच्चा कहता है मेरी नाक मेरी उंगली, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? बट उसको ऐसा ठोक ठोक के आपने अपने जैसा बनाया, और तभी शायद बाहर का कोई आता है, पड़ोसी आता है, बोलता है बिल्कुल भाई साहब पे गया है। बच्चा भी कहता है भाई यही तरीका है कुछ बनने का, और वो भी अपने पापा जैसा बनना चालू कर देता है। तो एनर्जी लेवल धीरे 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 कम हो जाती है, जोश जुनून कम हो जाता है। और जो जोश में नहीं होता या जिसके अंदर जोश नहीं होता वो कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर पाता, ये बात सही है। जिसके अंदर जोश और उमंग और एक हौसला होता है वो कुछ बड़ा करता है। तो आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप लीडर हो, तो आपकी जवाबदारी बनती है दैट यू क्रिएट लॉट ऑफ एनर्जी इन योर टीम। आप वो एनर्जी क्रिएट करें अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नहीं तो अनजाने में कहीं ना कहीं लोगों की एनर्जी खत्म होती रहेगी। सो एनर्जी आपके पास है कि नहीं? लंच के बाद अगर मैं एनर्जी की बात करूं एक बार और, कैन आई सी योर साइन ऑफ एनर्जी? आर यू देयर विद मी? आप लोग हैं? देखो ये जो है ना, खाने के बाद चावल सेट हो रहा है, थोड़ा गुलाब जामुन भी सेट हो रहा है, और ये चावल और गुलाब जामुन सेट होता है तो ये आंखों में सेट होते रहता है। और मुझे ना गुगली मारी गई है, मैं वहां बैठा हुआ, अच्छा आराम से बैठा हुआ था, 3:30 का मेरा प्रोग्राम था, तो तभी श्याम भाई बोलते हैं आओ आओ आओ। तो मैंने कहा सीएम आगे बुला रहे हैं, तो यहां आए तो बोले सीएम नहीं आ रहे, आप ले लो प्रोग्राम। और अभी सीएम मेरे प्रोग्राम के बाद आएंगे, तो मुझे लगा कि लंच के बाद का समय सीएम साहब निकाल लेंगे तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन ये गुगली मेरे साथ हो गई। लेकिन एनीवेज, बट आई फील दैट यू विल कीप योर एनर्जी लेवल, आप अपनी एनर्जी लेवल बरकरार रखेंगे कि सीएम साहब आएंगे तो उनको वाणी समाज का भयंकर बेहतरीन रूप दिखाई देगा। डू यू एग्री और नॉट? अरे वाह, अभी आज आवाज आई। तो मुझे बार बार वाणी समाज के बारे में बोलना पड़ेगा क्या? चलो, सो पहला हमने पॉइंट समझा कि एनर्जी लेवल्स हाई होना चाहिए। और एनर्जी लेवल हाई होने के लिए एक देखो, इसके लिए कोई भयंकर काम नहीं करना है। अगर आपका शरीर और आपका मन कोऑर्डिनेट हो रहा है तो एनर्जी आएगी। तो कभी कभी क्या होता है, मन अच्छा नहीं होता है, कभी कभी लाइफ में कुछ सेटबैक लगता है, कुछ झटके लगते हैं, कोई कहा सुनी होती है, मन थोड़ा डिप्रेशन में होता है, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने हरकतों को बदलो। जब कभी भी डाउन हो, जब कभी भी लो फील कर रहे हो, अपने एक्शंस को बदलो। अगर आपके एक्शन बदल गए तो आपकी मानसिकता, आपकी सोच बदल जाएगी। दोनों का बड़ा गहरा रिलेशन है। अगर मन अच्छा है तो कर्म अच्छे होते हैं। मैं कहता हूं कर्म अच्छे हैं तो मन भी अच्छा हो जाएगा। दैट्स हाउ इट गोज। तो कभी भी डाउन फील कर रहे हो, सुबह झगड़ा हो गया घर में, कि ऑफिस में कुछ कहा सुनी हो गई, कोई चेक बाउंस हो गया, जितने बिल्डर बैठे हैं यहां पर, कुछ लाइफ बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया, अगर ऐसा है तो अपने हरकतों को अच्छा करो। देखो ना, आप कभी भी अगर आप देखो कभी कोई क्रिकेट मैच है या टेनिस मैच है, तो कोई भी खिलाड़ी उसमें जो है, अगर टेनिस आप देख रहे हो तो जो टेनिस में जो शॉट मार रहा है
तो जब कभी भी उसका शॉट लगता है और पॉइंट जीतता है, वो हमेशा ऐसे करता है, ऐसे। और ऐसे करने से वो मन को क्या बोल रहा है, अगर बोले नहीं भी तो वो अपने मन को बोल रहा है बकअप, आप गेम जीत सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। कभी भी मैंने ऐसे देखा नहीं, कभी भी मैंने ऐसा पढ़ा नहीं कि किसी ने ऐसा हाथ किया और वो खुद बोलता है मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। कभी ट्राई करो घर में, मेरे से नहीं होगा। ये आप कहो ना कहो, लेकिन एक्शन से क्या हो गया, आपके मन में बात चलेगी मेरे से होगा। तो अपने एक्शंस को बदलो और बहुत अच्छे अच्छे एक्शंस कर सकते हो जिससे आपका मन अच्छा हो जाए, जिससे आप जोश में रहो। तो जिस दिन सटका हुआ हो, मेरी लाइफ का नियम है, जिस दिन मेरा दिमाग सटका होता है, मैं घर से निकलने से पहले मैं उस दिन सबसे बढ़िया कपड़े पहनता हूं। और मैं लोगों को देखता हूं, लोग उल्टा ही करते हैं कि लोग उनको देख के पूछें क्या हुआ। कॉलेज में बच्चे देखो ना कि जिनका कभी अफेयर टूटता है, कभी लफड़े होता है, कभी लड़का लड़की अलग हो गए, दोनों का रिलेशन टूट गया, तो नेक्स्ट डे लड़का दाढ़ी बढ़ा के आएगा, शर्ट बाहर होगी, चप्पल में आ जाएगा। और उसका करने का तरीका यही है कि लोग पूछें हुआ क्या, फिर वो अपनी दर्द भरी दास्तां बताए उसको, देख मालूम है जिंदगी कितनी बुरी है। जिस दिन लड़की छोड़ के गई, जितने यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, नेक्स्ट दिन उतना और टिप टॉप बन के जाने का, क्योंकि समुद्र में बहुत मछली है ना। ये मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूं, हेलो। हाँ, बहुत सारे बुजुर्ग वो भी खुश हो रहे हैं। सो ये हमारे मन के ऊपर है कि हमने अपने मन को कैसा करना है। जिस दिन लाइफ सेटबैक दे, जिस दिन लाइफ लात मारे, जिस दिन लाइफ ऐसा पीछे धकेले, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लाइफ को बोलें यार तूने अपना काम कर लिया, अब हमारी बारी है, हम अपना काम करेंगे। उस दिन और एक्शन लेके आओ, उस दिन और मन को मगन रखो, उस दिन और जोश लेके आओ। मैं लाइफ में कभी भी मैंने अपने एक्शंस को कम नहीं रखा, कभी भी। कुछ नहीं हो रहा मेरे से, कभी कभी काउंसलिंग लोग आते हैं, कहते हैं लाइफ में ये चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, ये मुश्किल चल रही है, इतने साल हो गए, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूं कुछ तो होगा तेरे हाथ में करने को। नहीं नहीं सर कुछ नहीं हो रहा है, सब क्या कुछ नहीं हो रहा है, अभी कुछ करने की समझ नहीं आ रही है। जब बहुत कुछ कहता हूं उसको कि तू कर 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 और वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मैं फाइनली बोलता हूं एक काम कर, नहा ले, नहाना तो तेरे हाथ में है, कुछ तो कर जिससे तू पॉजिटिव फील हो, मुस्कुरा ले, गाना सुन ले, डांस कर ले। कितनी चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो और आपका मन अच्छा हो सकता है। मैंने कभी भी किसी को डांस करते हुए देखा और उसको रोते हुए देखा, ऐसा नहीं है कि डांस भी कर रहा है और रो भी रहा है, ये चली गई यार चली गई, ऐसा हुआ नहीं आज तक। वो डांस कर रहा है तो जो चली गई उसके बारे में भूल गया, ऐसा जरूर हुआ है। जिसका चेक बाउंस हुआ है, अगर उसने अपने लाइफ में एक अच्छी पिक्चर देख ली, उस समय कॉमेडी पिक्चर देख ली, तो शायद चेक बाउंस होने का गम कम हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कुछ सेटबैक होता है हम अपने आप को और अंदर समेट लेते हैं, हम अपने आप को और एक बक्से में बांध लेते हैं। और मेरा आपसे कहना है, जो मैंने समझा लाइफ में, कि ठुकी हुई गाड़ी को लोग और ठोकते हैं। Am I right or not? मेरी एक गाड़ी थी, बहुत सबसे पहले वाली गाड़ी एसेंट, 2002 या 3 में ली थी मैंने। उसके बाद मेरी एक और गाड़ी आई 2008 में। तो जब दूसरी गाड़ी आती है तो पहली गाड़ी का सौताला व्यवहार हो जाता है। तो पहली वाली गाड़ी को मैंने ध्यान नहीं दिया और कुछ समय बाद देखा उसमें हर दिन नया नया डेंट लगने लग गया। कभी ड्राइवर चला रहा है, कभी ऑफिस में कोई चला रहा है, कभी घर में कोई चला रहा है। तो जब भी वो गाड़ी शाम को दिखती थी मुझे, तो दिखा उसमें कोई और उसमें डेंट लगा के लेके आता है। तो मुझे समझ में आया कि जितने डेंट इसमें लगे हुए हैं, ये सारे डेंट जो हैं और डेंटों को इनवाइट करते हैं कि तू भी लगा, तू भी लगा। तो अगर आप वो डेंट वाली गाड़ी हो जो मार्केट में घूम रही है, तो ऐसे बहुत लोग हैं, वो कहेंगे मेरा भी तो योगदान होना चाहिए तेरी लाइफ में। आदमी आपको डेंट लगा के जाएगा। तो अपने आप को कितना भी डेंट लगाए जिंदगी, आपने जाना है वर्कशॉप के अंदर, अपने आप को चकाचक पेंट करके वापस नई नवेली होके वापस सड़क में आना है। तो लोग आपसे दूर रहेंगे, अरे नई गाड़ी है जरा दूर रहो। वो एक, अगर मैं क्रूड एग्जाम्पल बोलूं बहुत, कि आपको वो खंबा बनना है जो पेंट किया हुआ है फ्रेश। क्योंकि अगर सड़क के वो खंबे बन गए अनजाने में, जिसमें से बहुत स्मेल आ रही है, तो ऐसे बहुत से डॉगी घूम रहे हैं जो सूंघते हुए पहुंचेंगे उस खंबे के पास और सूंघते हुए जाके वो अपना कार्यक्रम करके आएंगे। तो कितना भी किसने कार्यक्रम किया हो, रोज सुबह पेंट लगा के फ्रेश बनने का, क्योंकि अगर बदबू वाला खंबा बन के घूमे तो कोई ना कोई तो आगे कुछ करके जाएगा। तो जोश का मतलब है
आपका मूड आपकी जिम्मेदारी, आपका जोश आपकी जिम्मेदारी। आपने किसी और पर नहीं जिम्मेदारी डाली है कि तू अगर कुछ करेगा तो मैं खुश होऊंगा, तू कुछ करेगा तो मैं जोश में आऊंगा। ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि जिंदगी तो बाहर वाली जो है, जो दुनिया है, वो अपने कंट्रोल में वैसे भी कभी नहीं रही है। लेकिन हम तो अपना नेचर, अपना व्यवहार, अपना आचरण कंट्रोल में रख सकते हैं। am I right or not? तो वाणी समाज, मेरा आपसे यह आह्वान है इस अधिवेशन के थ्रू कि कुछ भी हो जाए आगे लाइफ में, कम से कम आप तो अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखें। 8 नवंबर 2016 होगा, आपके कंट्रोल में है क्या कि मोदी जी बोले मित्रों और कांड हो गया? आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप कैसा बिहेव कर सकते हो ये आपके कंट्रोल में है। अब अगले साल 2019 में वो क्या करेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हम तो कंट्रोल में रख सकते हैं कि हमने कैसे काम करना है। तो आप जितने भी लीडर्स यहां बैठे हुए हैं, जितने भी आप लोग एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, ये जोश, ये जुनून आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अब आगे बढ़ोगे तो परिवर्तन, सेकंड पॉइंट, ब्रिंग इन द चेंज। आप वो चेंज लेके आते रहो अपनी लाइफ में, बिकॉज एक बदलता हुआ इंसान हमेशा अट्रैक्टिव होता है। कभी आप लोगों से बात करो ना, तो लोग वही बात करते हैं जो उन्होंने 5 साल पहले करी, 10 साल पहले करी। उनका वही दुख, वही जुनून, वो उसके दुख के बारे में वही उत्साह से बात करते हैं जैसे अभी घटा है। तो कम से कम अपने दुख को तो बदलो, नया दुख तो लेके आओ। बहुत बार लेडीज होती है ना, जब मैं देखता हूं उनसे अच्छा, मैं आपसे एग्जाम्पल बताता हूं। हम लोग जो हैं, हम लोग सब सफर करते हैं। सफर का मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, और हम सब एक बस पकड़ते हैं जिस बस का नाम है एसटी। एसटी का मतलब सेल्फ टॉक। हम खुद से बातें करते रहते हैं। जैसे अभी कुछ लोग कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, ये है सेल्फ टॉक। कुछ लोग बोल रहे हैं अभी भी समझ नहीं आ रहा है, यही सेल्फ टॉक है। आप खुद से क्या बातें कर रहे हो? तो हम खुद से बातें करते रहते हैं, और ये बातें जो करते हैं, या तो हम करते हैं अतीत के बारे में, या करते हैं भविष्य के बारे में। हम वर्तमान में बातें नहीं करते, हम या तो अतीत या भविष्य। तो बहुत सारे लोग जो हैं, ये सेल्फ टॉक की बस लेके निकल जाते हैं अतीत में, बैठते हैं बस में और निकल लेते हैं। इनको 15 मिनट छोड़ दो, आधा घंटा छोड़ दो, ये सीधे बस पकड़ के चले गए 20 साल पहले, 10 साल पहले। तो कभी कभार लेडीज होती है ना, उनको अगर छोड़ दिया गया तो वो बस पकड़ के चली जाती हैं 20 साल पहले। उनकी सास ने उनको क्या बोला था 20 साल पहले, इतनी भयंकर याद होती है उनको कि आज भी वो उसी लेवल के, उसी क्वालिटी के आंसू आज भी निकाल सकती हैं। राइट? इसको बोलते हैं एसटी, बस लेके जाना। और इसका मैं कोरिलेशन करता हूं, ऐसे नहीं कि ये लेडीज करती हैं, आदमी लोग भी करते हैं अपने बिजनेस को लेके। मालूम है यार पहले क्या हुआ था। तो इसको मैं कोरिलेट करता हूं। एक बहुत प्यारा जानवर है, और उसका और भी प्यारा नाम है महाराष्ट्र में, और उसका नाम है डुक्कर। नाम सुना है डुक्कर? तो ये डुक्कर कहां पाया जाता है? ये डुक्कर पाया जाता है कचरे के डब्बे में, गंदगी में। इसको बड़ा मजा आता है, यहां कूदता है कचरे के डब्बे में, वहां बाहर निकलता है, काला पीला होके निकलता है। और कचरे के डब्बे के बाहर जो कीचड़ होती है ना, उसमें अपने आप को ऐसा पूरा सानता है, और उसके बाद बीच रोड में आके अपने आप को ऐसा साफ करता है। देखा कभी आपने? तो बहुत से लोग जाते हैं कचरे के डब्बे में 20 साल पहले के, वहां काला पीला लाल पीला होके आते हैं, और फिर वर्तमान में आके अपनी जिंदगी को काला कर लेते हैं। तो कम से कम हम ऐसे डुक्कर के माफी बिहेव ना करें। दैट इज वॉट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस, कि ये जिसको परिवर्तन लाना है तो वो पुरानी बातों को छोड़ता रहेगा और नए बातों में आता रहेगा। तो जितने भी लीडर्स यहां पर हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। कोई ना कोई नया माल बना रहा है, कोई ना कोई नया प्रोडक्ट ला रहा है, कोई ना कोई नई सोच लेके आ रहा है, और हम अगर वो नया प्रोडक्ट, नई सोच नहीं लेके आए, नया विचारधारा नहीं लेके आए, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर हम वही करते रहे जो करते आए हैं, तो वो कैसे मिलेगा जो चाहते हैं? आप अपना फोन लेते हो, हर 6 महीने में, हर साल भर में आपका मॉडल बदल जाता है। आप फोन भी लेते हो, वही अगर फोन रखते हो तो नया सॉफ्टवेयर आता है, और अगर आपने नया सॉफ्टवेयर नहीं डाला तो नए नए एप्लीकेशंस यूज नहीं कर पाओगे। नए नए एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाओगे तो नई नई चीजों का आनंद नहीं ले पाओगे। तो जब आप सॉफ्टवेयर बदल सकते हो, फोन बदल सकते हो, तो आपको खुद से पूछना है, मैंने पिछले कई महीनों में, मैंने पिछले कई सालों में खुद को कब बदला? और अगर मैंने नहीं बदला तो मेरी टीम कैसे बदलेगी? मैंने नहीं बदला तो मेरे आसपास के लोग कैसे बदलेंगे? तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम बदलें। सो आप में से कितने लीडर्स हैं यहां पर अपनी कंपनियों में? लीडर्स, कैन आई सी योर हैंड्स अप? ओके,
So as leaders, I think सबसे बड़ा काम आपका है कि आप परिवर्तन लेके आए अपनी कंपनी में। पर वो परिवर्तन लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को बिल्कुल नहीं भाता परिवर्तन। I'll give an example. ऐसा 8 नवंबर 2016 की बात है, श्याम भाई बैठे हुए थे, तभी अभय आया और श्याम भाई को बोलता है, श्याम भाई मैंने सुना है ये 500 के नोट और 1000 के नोट बंद होने वाले हैं। ऐसा 8 नवंबर 2016 को अभय बोलता है श्याम कोतकर को, जो आराम से घर में बैठे हुए हैं। तो श्याम भाई दिमाग वाले लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, बड़े लोग हैं। इन्होंने कहा अभय को, तेरे से कितनी बार कहा व्हाट्सएप मत देखा कर, तेरे से कितनी बार कहा ये चीजों पर विश्वास ना करा कर। ऐसा श्याम बोलते हैं अभय को। अभय कहता ठीक है भाई, मैंने तो सुना, मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी। और तभी शाम को 8 बजे मित्रों, और श्याम भाई ने अपनी जेब में हाथ डाला तो वो 1000 के नोट जो है अब 1000 के नहीं रहे, कागज के टुकड़े हो गए। 500 के नोट 500 के नहीं रहे। और ऐसा करके अगले कुछ महीनों में पूरे देश में जो हुआ वो हम सब ने देखा। अब वो आई एम नॉट फॉर एनी पार्टी, आई एम नॉट फॉर एनी पर्सन और एनी पार्टी एज सच, लेकिन मैं एक इंसान की बता रहा हूं बात। वो जो भी मुश्किलात हुई, जो भी चैलेंजेस आए वो हुए, लेकिन आज अगर अभय बोले श्याम कोतकर को कि श्याम भाई मैंने सुना है ये 2000 के नोट भी ये 2000 के नोट भी बंद होने वाले हैं, तो श्याम क्या बोलेंगे? कब से? ये डाउट नहीं करेंगे कि हो रहे नहीं हो रहे, ये बोलेंगे कब से। एक लीडर की खासियत होती है कि वो परिवर्तन लेके आए। हमसे हमारी कंपनी के 20 लोग नहीं संभलते, ये 20 लोग नहीं परिवर्तन में आते। मोदी जी ने एक झटके में 125 करोड़ को बदल दिया। अभी कोई सवाल नहीं कर रहा मोदी जी से कि ये आएगी पॉलिसी, नहीं आएगी, सब परिवर्तन की लाइन पे हैं। एक कंपनी को बदलना एक लीडर की जिम्मेदारी है, एक देश को बदलना एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। तो अगर वो 125 करोड़ को बदल सकते हैं तो हम तो अपने 15, 20, 50, 100 लोगों को तो बदल सकते हैं। और अगर ये भी नहीं बदल पा रहे तो समझ लो कहीं ना कहीं जीने के तरीके में कहीं दिक्कत है। इतना भी मुश्किल नहीं होता लोगों को बदलना। ये एग्जाम्पल हमने देख लिया, ये उदाहरण हमारे सामने है। तो पहले बदलाव खुद के अंदर लाओ और उस बदलाव के प्रति इतने कट्टर बन जाओ कि आपकी टीम, आपके दोस्त, आपके समाज, आपके आसपास के लोग आपको देखें और बोलें यार ये परिवर्तन की बातें करता है, ये हर बार कुछ नया नया बात करता है। चाहे इसका फिजिकल फिटनेस हो, चाहे इसकी एक बिजनेस के बारे में सोच हो, चाहे रिश्तों में सोच हो, जिंदगी के बारे में सोच हो, ये कुछ ना कुछ करते रहता है। ये परिवर्तन वाला आदमी है। अगर आप परिवर्तन लाओगे तो आपकी टीम भी आपके नीचे हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहेगी। सेकंड पॉइंट, मेरे पास समय कितना है? चलने दूं? अरे आप तो कह रहे चलने दो, पब्लिक का क्या हाल है? अरे आप लोग जागे हो कि नहीं जागे हो? अब ये कह रहे हैं जब तक सीएम साहब नहीं आएंगे आप बोलते रहो। और सीएम साहब पॉलिटिशियन है, कभी भी आ सकते हैं। मैंने आपसे 2 बातें करी। एक बात करी कि आपकी लाइफ में जोश जुनून की कमी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, मैंने आपसे बात करी कि आपके अंदर परिवर्तन लगातार आते रहना चाहिए, बिकॉज परिवर्तन में हम रह रहे हैं। सृष्टि में परिवर्तन एक नियम है, हम उस नियम के खिलाफ जा नहीं सकते। तीसरी बात, जितने भी लोग आप हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप लीडर हैं, आपका विजन क्या है? आपने खुद से पूछना है कि मैं कहां जा रहा हूं। मैंने कभी सोचा कि मेरा फ्यूचर कैसे होने वाला है? पिछले 22 साल से, मैं जब पुणे आया था 23 साल की उम्र में, 25 साल पहले, इस 48 साल की उम्र में मैंने देखा है कि मैंने आधी जिंदगी अपने विजन से जी है। 24-25 साल तक तो अकल थी नहीं कि विजन भी होना चाहिए, ऐसे गोल्स भी होने चाहिए, सपने भी होने चाहिए। लेकिन जब से अकल आई तब से मैंने अपने बारे में, अपनी लाइफ को जीने के तरीके में, समाज को क्या मैंने देना है, अपने बिजनेस में क्या करना है, अपनी लाइफ में क्या करना है, अपने रिश्तों में क्या करना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है, मैंने एक बहुत बढ़िया सा विजन बोर्ड बनाया जो हर 2-3 साल में बदलते रहता हूँ। तो मैंने विजन बनाया
कि मैं एरोप्लेन चलाऊंगा, एंड इट हैपेंड दैट आई फ्लू एन एरोप्लेन। मैंने एरोप्लेन चलाया। मैंने विजन बनाया कि मैं बाइकिंग करूंगा, तो मैंने बाइकिंग करी अक्रॉस द कंट्री। मैंने विजन बनाया कि मैं साइकिलिंग करूंगा, तो मैंने साइकिलिंग करी, मुश्किल से मुश्किल रास्तों में साइकिलिंग करी। मैंने विजन बनाया कि मैं हिमालयन कार रैली में जाऊंगा, और अभी 1 महीना पहले मैं हिमालयन कार रैली में करके आया। मैंने विजन बनाया कि मैं फिल्म में एक्टिंग करूंगा, तो एक छोटे से एडवर्टाइजिंग में मुझे एक्टिंग का रोल मिला। मैंने विजन बनाया कि एक दिन कोई ना कोई तो ऐसा काम करूंगा जिससे प्रधानमंत्री देश का जो भी होंगे उस समय मुझे बुलाएंगे और कहेंगे कि एमजी आओ, तुम्हारे बिना ये काम नहीं होगा। ये भी मैंने विजन बनाया है। तो आपने विजन क्या बनाया है? ये विजन के एब्सेंस में आप वो करते रहोगे जो चल रहा है। कभी देखा आपने किसी को कि एक आदमी तेज चल रहा है बड़ा, और आपने उसको रोका और पूछा कहां जा रहा है, और वो कहता है पता नहीं? ऐसा होगा क्या? क्योंकि जो तेज चल रहा है उसको मालूम है कि वो कहां जा रहा है। जिसका विजन नहीं होता वो ऐसे ही एमजी रोड में घूमता रहता है, दुकानें देखता रहता है। जिसका विजन होता है उसको मालूम है कहां जाना है। उसकी चाल में तेजी होती है, उसकी चाल में एक ऐसा ही फुर्ती होती है, क्योंकि उसको दिख रहा है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर विजन नहीं है तो हम उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। एक बार 2 लोग मिले और 2 लोगों ने बातें करी आपस में कि यार पहाड़ चढ़ना है तो हमें क्या क्या लगेगा, एक माउंटेन पे चढ़ना है तो क्या क्या लगेगा। तो दूसरे ने लिस्ट बनाई, देख हमें जो है ना जूते लगेंगे, हमें कपड़े लगेंगे, हमें सन ग्लासेस लगेंगे, हमें हेलमेट लगेगी, हमें रस्सियाँ लगेंगी, हमें एक्स लगेगा, हमें स्नो बूट लगेंगे, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगेगा। ये पूरी लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद वो गए अपने गुरु के पास, बोला ये हमने सारी लिस्ट बनाई है, आप बताओ हमें और क्या लगेगा। तो बोलते हैं इन सब चीजों के साथ सबसे पहले लिखो तुम्हें चढ़ने के लिए एक पहाड़ लगेगा। जब पहाड़ ही नहीं है चढ़ने को तो ये सब सामान होके भी क्या करोगे। तो अगर जिंदगी में सब कुछ है, शरीर है, लोग है, टीम है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कहां चढ़ना है, कहां जाना है, अगर ये नहीं है क्लैरिटी, तो विजन के बिना फिर जिंदगी में सब रिसोर्स भी बेकार है। सो नंबर 3 पॉइंट, वी ऑल हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजन। तो पहला जोश, दूसरा बदलाव की ओर एक एक्सेप्टेंस, और तीसरा हम सबके पास एक विजन होना चाहिए कि हमें लाइफ कैसे बनानी है। बहुत से लोग कहते हैं सर विजन कैसे बनाएं। इतने तरीके हैं आज विजन बनाने के, इतने। आज से पहले कभी विजन बनाने के तरीके में कमी नहीं थी। नेट खोलो, इतने तरीके मिल जाएंगे, इतने वीडियो मिल जाएंगे। आप विजन बनाने के लिए तैयार होने चाहिए। चलो सब लोग अपने हाथ ऊपर करो, ऐसा करके। ओके, अब जैसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मेरी बात सुनो। ये हाथ लो और ये हाथ लेके अपने चिन्ह में लगाओ। मैंने कहा चिन्ह में लगाओ, आपने कहां लगाया? अपने गाल पे लगाया। तो जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। और आप जो है देख तो कुछ रहे नहीं हो। तो मैंने कहा अपने हाथ अपने चिन्ह में लगाओ। आपने अपने हाथ अपने गाल पे लगा दिए, चीक में लगा दिए। तो थोड़ी में नहीं लगाया, आपने गाल पे लगा दिया। तो जो दिख रहा है वो आप कर रहे हो। तो आपको क्या दिख रहा है रोज उठते हुए? सुबह उठ के क्या देखते हो? क्या विजन है? कहां जाना है? क्या बनना है? कैसा शरीर चाहिए? जिंदगी में करना क्या है? समाज में क्या योगदान देना है? इस देश को क्या करके बना के जाना है? क्या सोच है? और यही सोच है जो हमें जानवरों से अलग करती है। अरे जानवर भी जीता है, जानवर भी उगता है, जानवर भी खाता है, जानवर भी रिप्रोड्यूस करता है, और जानवर भी एक दिन मर जाता है। हम क्या कर रहे हैं? हम कैसे जी रहे हैं? हमारा क्या विजन है? यही कारण है कि इंसान जानवरों से अलग होता है। सो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, विजन। चौथा, अगर आपने अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लेना है, ये बड़ा एक सिंपल, सारे पॉइंट सिंपल हैं। किसी को ऐसा नहीं कि मैंने अनोखी बात कर दी, आउट ऑफ द वर्ल्ड बात कर दी, लेकिन ये बातें ऐसी हैं जिन बातों से हम इग्नोर करते हैं। ये बातें इतनी सरल हैं कि हम इसको अनजाने में इग्नोर कर देते हैं। एक कहानी है जो मैंने बचपन में सुनी। अगर इस कहानी से आप लिंक कर पाओगे तो एक बहुत अच्छा लाइफ का एक सबक मिल सकता है हमें। एक बार ऐसा हुआ कि इंद्र भगवान ऊपर से देख रहे थे हम लोग को जिंदगी जीते हुए। तो उन्होंने देखा कि यार ये इंसान जो है बड़ा पानी वेस्ट कर रहे हैं। बाइयां बर्तन धोती हैं तो नल खुला छोड़ देती हैं, बह रहा है तो बह रहा है, फुल नल बह रहा है, पानी ऐसा सड़कों में पड़ा हुआ है, लोग गाड़ियां धो रहे हैं पाइप से,
तो उनको ऐसा गुस्सा है कि यार इतनी मेहनत से मैं बिजली खड़का के पानी बरसाता हूं और ये इतने आसानी से पानी बहा देते हैं। तो उन्होंने जो है ऐसा श्राप दिया कि अब अगले 12 साल बारिश नहीं होगी। अब ये जब श्राप आया और ये उनका गुस्सा आया तो सबसे ज्यादा असर हुआ किसानों पे। तो सारे किसान जो हैं वो इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ऐसा अगर हो गया तो हम तो मर जाएंगे, अनाज कैसे होगा, हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। तो उन्होंने जो है प्रार्थना करी और इंद्र भगवान को याद किया और कहा कि भगवान ये सजा तो हमें क्यों दे रहे हो आप, जिसने किया उसको दो। तो भगवान बोलते हैं कि ये तो इंसान को मैंने सजा दी है और आप लोग पानी बड़ा बर्बाद करते हो, तो अगले 12 साल पानी नहीं आएगा। बहुत मिन्नतें करते हैं, बहुत विनती करते हैं, लेकिन भगवान मानते नहीं। और फिर फाइनली जब बहुत मिन्नतों के बाद थोड़ा सा वो मानते हैं तो कहते हैं ठीक है, मैं शराब वापस ले लूंगा अगर भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया, तो फिर मैं शराब वापस ले लूंगा, अगर डमरू बजा तो बारिश हो जाएगी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है जी, आप बोल रहे तो ठीक ही है। तो चुपके से जाते हैं इंद्र भगवान शिव जी के पास और बोलते हैं डमरू में बजाना। चालाकी होती है उनकी, वो चाहते हैं, कहते हैं आप डमरू में बजाना, ये लोग आपसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो ये गांव वाले किसान जो हैं फिर ये लोग पूजा करते हैं और शिव जी की अर्चना करते हैं और शिव जी प्रकट होते हैं। बोलते हैं क्या बात है, कहते शिव जी ऐसा हो गया है और हमें शराब दिया गया है, आप डमरू बजा दो। तो शिव जी कहते हैं नहीं भाई, ये तो इंद्र भगवान की बात है, उनका आदेश उनका पालन मैं करूंगा और मैं डमरू नहीं बजा सकता। बड़ी मिन्नतें करते हैं लेकिन शिव जी नहीं मानते। फाइनली किसान लोग लौट के आते हैं उदास बड़े, और अब ये तय हो गया कि अगले 12 साल तक बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह किसान उठते हैं, अपने खेत पे जाते हैं और कुछ देर वहां रखते हैं, फिर उनको याद आता है कि अरे बारिश तो होने वाली नहीं है, तो वापस वो अपने घर आ जाते हैं। ऐसा करके एक एक दिन वो जाने लगे खेत पे और वहां रुक के फिर वापस आते हैं जब उनको याद आता है कि बारिश नहीं आएगी। और ऐसा करते हुए कुछ महीने निकले तो लोगों ने खेत पे जाना बंद कर दिया। लेकिन एक किसान था वो गांव में जो हर दिन खेत पे जाता था, और सिर्फ खेत पे नहीं जाता था, खेत में जाके हल जोतता था और बीज बोता था, हर दिन जाता था। बाकी किसान जो अपने घर में रहते थे, ये जाके रोज हल जोतता था, मेहनत करता था धूप में, गर्मी में, पसीने में, और रोज बीज बो के वापस घर आता था। ऐसा करके कुछ महीने निकले, साल निकला, 2 साल निकले, 3 साल हो गए। तो गांव का सरपंच एक दिन गया उस गांव वाले के पास और किसान के पास, वो बोला तू ये क्या कर रहा है, तेरे को मालूम नहीं कि अगले 9 साल बारिश नहीं आएगी, तेरे को मालूम नहीं कि अगले 9 साल हम पे श्राप है, तू ये कैसे पागलों वाली हरकत करता है कि जाता है, मेहनत करता है, बीज लगाता है, तो कुछ हुआ क्या, 3 साल में तेरे कुछ फसल आई क्या। और सब गांव वाले हमारे ही मजाक बना रहे हैं, बाहर वाले गांव वाले हमारे गांव के वाले बोल रहे हैं कि ये गांव में पागल रहता है, तू क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं समझता है। तो वो किसान सरपंच की बात सुनता और कहता है आप जो कह रहे हैं वो सही है, मुझे भी मालूम है कि अगले 9 साल बारिश नहीं आएगी, मुझे भी मालूम है कि 9 साल मैंने जो बीज बोए हैं अगले 9 साल में इसमें कुछ फसल नहीं आएगी, मुझे मालूम है कि 9 साल आगे आगे आने वाले धरती हरी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जाता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं बीज लगाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि 9 साल बाद तो बारिश आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आ गई और मुझे बीज लगाने की आदत ना हो, मुझे मेहनत करने की आदत ना हो। तो चौथी बड़ी क्वालिटी जो होती है एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, लीडर्स के अंदर, वो तैयार रहते हैं। वो मौका आएगा तब तैयार नहीं होते, वो कहते हैं यार तैयार रहो, तैयार जो होता है उसको मौका दिखता है। तो ये ऐसी बात चल रही थी तो पार्वती जी भी ऊपर से देख रही थी, उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये ऐसा भी कोई किसान है, इसका अप्रोच इतना अच्छा लगा, इसकी सोच कितनी बढ़िया है। तो वो जाती है शिव जी के पास और पूरी कहानी सुनाती हैं, शिव जी मालूम है ये किसान ऐसा है, 3 साल से मेहनत कर रहा है और वो अपने आप को तैयार रख रहा है, और उसने कहा कि कहीं उसकी आदत ना छूट जाए मेहनत करने की। तो वो कहती हैं शिव जी से कि शिव जी कहीं आप, मुझे डर है कहीं आप भी डमरू बजाना ना भूल जाओ कहीं। तो शिव जी कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, कि मैं भूल तो नहीं गया डमरू बजाना। तो उठा के डमरू बजा देते हैं, भोलेनाथ है ना, तो भोलेपन में डमरू बजाते हैं, और जैसे ही डमरू बजाते हैं बारिश हो जाती है। और जब बारिश होती है तो वो किसान जो तैयार होता है, सबसे बढ़िया फसल उसकी होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा आपसे कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक कहते हैं मौका आने तो फिर तैयार करेंगे, पहले ऑर्डर आने तो फिर मशीन लेंगे, पहले कस्टमर का ऑर्डर आने तो फिर हम फैक्ट्री बनाएंगे,
एक तरीके के लोग ऐसे होते हैं, बीमारी आने तो फिर हम हेल्थ में काम करेंगे। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं, वो कहते हैं हम तैयार होंगे तो मौका दिखना चालू हो जाएगा। मौके दो तरह के लोगों को दिखते हैं, एक जो तैयार होते हैं। आप में से अगर कोई लोग रोज जाते हैं जॉगिंग करने के लिए, रोज सुबह आप उठते हैं और जॉगिंग करते हैं, तो आपको मैराथन के मौके दिखाई देंगे, आपको मैराथन के ऐड दिखाई देंगे। लेकिन जिसने जॉगिंग कभी करी नहीं, उसके सामने पेपर में ऐड भी आके डांस करेगा ना, उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो तैयार ही नहीं है। याद करो वो दिन कॉलेज के, श्याम भाई कहाँ गए? अबे चलो गए। तुम्हें याद है अपने कॉलेज के दिन, जब टिप टॉप होके तुम जाते थे तैयार, तो बहुत कुछ दिखता था, मैं राइट? और जब तैयार नहीं होते थे तो दिखता भी नहीं था। तो दो तरीकों में दिखता है, एक आप जब तैयार होते हो, और दूसरा मौका दिखता है आपको जब कोई और मौका लेके चले जाता है, तब आपको दिखता है ये मौका भी था। तो अक्सर मौके उनको दिखते हैं जो तैयार होते हैं या जिनके हाथ से मौका निकल जाता है। सो एज एंटरप्रेन्योर्स, लेट अस बी रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे मौके आएंगे, लेकिन मौकों के साथ साथ हमें तैयार होना पड़ेगा। तो 4 बातें हो गई। पहली बात क्या है? एंथुसियाज्म, जोश, जुनून। सेकंड, परिवर्तन। थर्ड, विजन, कि हमारे पास विजन होना चाहिए। और चौथा, मैंने आपसे बात करी, हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हमें हमेशा तैयार होना है। 5वीं बात आपसे करूंगा बिफोर वी मूव ऑन। यह बात जो है लाइफ से लिंक्ड है। बहुत साल पहले जब मैं नया नया था पुणे में, उन दिनों चलता था विविध भारती। तो सुबह सुबह 9 बजे एक प्रोग्राम आता था, आपकी फरमाइश। आई डोंट नो आपने सुना है नहीं सुना है कभी हो। तो उसमें 9 बजे एक आता था आपकी फरमाइश, जिसमें रेडियो जॉकी जो होती थी वो फोन लेती थी किसी का, और लोग फोन में अपनी अपनी फरमाइश बोलते थे। तो मैं ऑफिस जा रहा था, तो ये गाना ये चालू था, आपकी फरमाइश। तो तभी गाने चल रहे थे और मैं अपनी गाड़ी में खोया हुआ था चलाने में। तो एक बात ने मेरी ध्यान आकर्षित किया कि दोनों बड़े हंस रहे थे, रेडियो जॉकी भी हंस रही थी और जो कॉलर था वो भी हंस रहा था। तो फिर मेरा ध्यान गया, तो रेडियो जॉकी को मैंने बोलते हुए सुना कि डॉक्टर साहब, क्योंकि जो कॉलर था वो डॉक्टर था, तो रेडियो जॉकी बोलती हैं कि डॉक्टर साहब आप बड़े मजाकिया किस्म के इंसान हो, तो ऐसा ये आपका स्वभाव है या आप आज मेरे से ही मस्ती कर रहे हो? तो डॉक्टर उनको बोलते हैं, रेडियो जॉकी को, कि आप आइए मुंबई मेरे क्लिनिक, मैं डेंटिस्ट हूं, अगर आप मेरे क्लिनिक में आएंगे तो मेरे क्लिनिक में सारी दीवारों पे जो है अलग अलग तरीके के जोक्स चिपके हुए हैं, चुटकुले चिपके हुए हैं, कि जो भी आएगा पेशेंट वो चुटकुले पढ़ के, जोक्स पढ़ के वो हंसेगा। और मेरा जो कंपाउंडर है उसको भी मैंने ट्रेन किया हुआ है, वो कंपाउंडर भी जो है उसके पास इतने जोक्स हैं कि आप आएंगे तो पहले आपको जोक सुनाएगा। तो रेडियो जॉकी बड़ी खुश होती, कहती ये तो बड़ी कमाल की बात है, मैंने आज तक कभी ऐसे देखा नहीं डॉक्टर जिसके पास ये काबिलियत हो। तो ये आप बचपन से ऐसे थे कि ये आपने अभी चालू किया? तो डॉक्टर बोलते हैं, जब मैं यूएस में था, अब ये ध्यान से सुनिए इस बात को, बड़ा ये इंपॉर्टेंट बात है, हमारी लाइफ से ये लिंक्ड है। डॉक्टर बोलते हैं कि जब मैं यूएस में स्टडी कर रहा था तो मेरे हाथ में एक रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि एक इंसान जब खुश होता है तो उसकी लाइफ में 6 या 7 बड़े कारण होते हैं खुश होने के लिए। उसकी शादी, उसका बच्चा, या उसका बिजनेस, या उसको कोई अवार्ड मिला, तो ऐसा उसकी लाइफ में सिर्फ 6 या 7 बड़े कारण होते हैं खुश होने के लिए, और जिसमें वो खुश होता है। और वो कहते हैं, जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो रिपोर्ट के नीचे लिखा हुआ था और नीचे कि उसकी लाइफ में छोटे छोटे 6-7 लाख क्षण भी आते हैं जहां वो खुश हो सकता है। उसका बच्चा उसको गले लगाना, शाम को ऑफिस से आता है, उसकी वाइफ और वो सामने बैठ के चाय पी रहे हैं, सनसेट हो रहा है और वो बालकनी में चाय पी रहे हैं। ऐसे 6-7 लाख छोटे छोटे बहुत क्षण आते हैं, ऐसा रिपोर्ट में लिखा था। और वो कहते हैं कि मैंने अब नीचे मैंने पढ़ा तो नीचे ये भी लिखा था कि अक्सर वो 6-7 बड़े क्षणों के चक्कर में इंसान 6-7 लाख छोटे क्षण खो देता है। That's what the report says. तो जब मैं लोगों को देखता हूं, मिलता हूं, बात करता हूं और उनके चेहरा पढ़ता हूं, और ये समझ में आता है कि ये इंसान शायद वो 6-7 बड़े क्षणों के चक्कर में इसने 6-7 लाख छोटे छोटे क्षण खुशी के खो दिए हैं। इसको बच्चे बड़े कब हुए इसको समझ नहीं आता। घर जाता होगा, शायद इसकी लाइफ में ऐसा चलता है कि बच्चे भी बोलते हैं मम्मी अंकल आए,
कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, कि इसको लग रहा है कि लाइफ जो है कैसे ये हो गई, आगे बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं हमने बड़े मोमेंट्स के चक्कर में छोटे क्षण खो दिए। तो मेरा आपसे ये कहना है कि लाइफ तो चलती रहेगी, बड़ा बिजनेस शायद बने ना बने, शायद बड़ा कुछ अवार्ड लाइफ में मिले ना मिले, लेकिन छोटे छोटे क्षण तो बहुत होंगे लाइफ में, उसको जीने से चूकिए मत। बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हम खो देंगे, और लाइफ में अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो क्या खोया क्या पाया। ये स्मृतियां ही है ना, ये यादें तो हैं जो हमारे साथ रहेंगी। पैसा तो यहीं रह जाएगा, ये बिल्डिंगें तो यहीं रह जाएंगी, या मकान तो यहीं रह जाएंगे। मैंने पिछले ये 40-45 साल 48 साल जिंदगी के, जब से मैंने होश संभाला है जिंदगी के बारे में समझ के, तो मैंने जीने पे बड़ा फोकस किया है। मैंने कहा मैं जीऊंगा पूरा, पैसा कम कमाया चलेगा, नाम कम हुआ चलेगा, लेकिन जिंदगी कम जी ये नहीं होगा। और मैंने लोगों को उल्टा जीते हुए देखा है कि पैसा बहुत कमाया लेकिन जिंदगी शायद जीने से चूक गए। और अगर आखिरी में क्या होगा, एक दिन जब हम जाएंगे तो जो कुछ हमने लिया है, जो कुछ कमाया है, वो यहीं रहने वाला है। am I right or not? लेकिन जो यादें हैं, जो खुशी के पल हैं, वो हमारे साथ जाएंगे आगे। एक बार ऐसे ही बैठे हुए अभय, तो अभय का नाम लेता हूं, अभय और इनके एक दोस्त एक फ्यूनरल में गए, किसी बड़े इंसान की मृत्यु हो गई। तो अभय भी गए, इनका दोस्त रमेश वो भी गया। अलग अलग लोग जाते हैं फ्यूनरल में, किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, सबका कारण अलग होता है। कोई दुख में जाता है, कोई जाता है देखने के लिए कितने आए, कोई देखने जाता है कि कोई मेरे मेरे दोस्त तो नहीं आया है, कोई जाता है कि मेरी अटेंडेंस लग गई मैं आया इसलिए। अलग अलग कारण से लोग जाते हैं। तो ये अभय और इनका दोस्त रमेश ये भी पहुंच गए वहां पर। तो ऐसे ही रमेश अभय के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, यार अभय ये कितना छोड़ के गया होगा। लोग ऐसी भी बातें करते हैं। तो अभय उसको देखता है रमेश को और बोलता है, सारा। लक्ष्य जब आप जाओगे कितना छोड़ के जाओगे? सारा। जब छोड़ के जाना ही है तो फिर क्यों ना उसको इस्तेमाल कर लो। अब ये नहीं करो कल जाते आप चालू कर दो कि मैंने सुना है इस्तेमाल करो, लेकिन उसको रख के भी क्या करोगे यार। रख के तो वैसे ही अच्छा, कुछ लोग वेट कर रहे कि तुम जाओ तो वो इस्तेमाल कर लें, कुछ लोग कह रहे ये जाए तो ये सारा हमारा हो जाए। आई एम जस्ट सेइंग टू ऑल ऑफ यू कि यहां रहने वाला है। मैं कजाकिस्तान गया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम थी मेरी 2 साल पहले, और वहाँ जाके सुबह मैं पहुँचा, शाम को मेरा प्रोग्राम था, और मैंने रात की फ़्लाइट बुक कर ली वापस, क्योंकि और क्या रहना था वहाँ पर। तो मैं वहाँ से जब गया तो मुझे हुआ कि बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले लूँ, कुछ सामान ले लूँ। तो मैंने वो डॉलर दिए, उसका डॉलर का उनका करेंसी लिया। तो एक $100 के उन्होंने करीब 5 लाख नोट ऐसा कुछ उन्होंने दिए। तो ऐसा जेब भर गई नोटों से, लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे खरीदने के लिए कुछ सामान। तो मैं कहा चलो एयरपोर्ट से अपन ले लेंगे। फिर रात को मैं एयरपोर्ट गया और मैंने वो पूरा बंडल निकाला और मैंने कहा यार ये चॉकलेट्स दे दो। तो वो जो काउंटर वाला बोलता है मुझे, शॉप वाला, एयरपोर्ट के अंदर, कि साहब ये करेंसी चलती नहीं। मैं कहा ये तो आप ही की देशी करेंसी है। कहता है एयरपोर्ट के डोर के बाहर, एयरपोर्ट के अंदर ओनली $। मजबूरी में वो करेंसी मैं खर्च नहीं कर पाया और मेरी जेब में रह गई। और वो करेंसी जब मैं इंडिया आया तो वो वैसे भी यूजलेस हो गए। अब कोई और जाएगा तो उसको दे दूंगा या कभी जाऊंगा तो इस्तेमाल होगी, लेकिन वो करेंसी किसी काम की नहीं। इसी तरह मुझे लगता है हमने जितना पैसा कमाया ये पैसा यहीं रह जाएगा, वहां वो करेंसी चलने वाली नहीं है। जब हम जाएंगे एक दिन जो जाना पक्का है, तो रास्ते में मिलेगा चित्रगुप्त। ये चित्रगुप्त मिलेगा और हमसे एक सवाल पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कितना पैसा कमाया, ये चित्रगुप्त ये नहीं पूछेगा तुमने कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, कितनी बड़ी कंपनी बनाई। ये एक ही सवाल पूछेगा, तू वो क्यों नहीं बना जो बन सकता था, तू वो क्यों नहीं जिया जो जी सकता था। वो यही सवाल करेगा। और अगर आपने कहा मैं जी नहीं पाया, तो वो कहेगा यार इसको जिंदगी देके भी बर्बाद किया, इसको डालो नर्क में। अगर स्वर्ग में एंट्री मारनी है तो जिंदगी जी लो यार, बहुत कुछ जीने को है, बहुत कुछ देखने को है। अगर मैं सोचूं कि ऊपर वाला भी क्या सोचता होगा, वो कहता होगा यार इसको भेजा था वर्ल्ड टूर में, भेजा था इसको भेजा था कि वर्ल्ड टूर करके ये सदाशिव पेट में मर गया, वहीं से बाहर नहीं निकला। और
मरा भी तो इतना सारा छोड़ के गया, अरे घूम ही लेता, अरे दुनिया देख ही लेता। तो जो चीज लेके जा नहीं सकते हो, जिसका कुछ कर नहीं सकते हो, तो क्यों ना उसको अपनी जिंदगी अच्छा बनाने में, लोगों की जिंदगी अच्छा बनाने में लगाओ। पैसे की जो है, हाँ ठीक, अच्छा, एक स्पेशल पॉइंट आया है अभय की तरफ से, और ये पॉइंट है आप लोगों की ओर कि समाज के लिए भी कुछ करा करो, कुछ नन्ही जानों पे इतना लोड मत डाला करो। अभय का 5 किलो वजन कम हो गया है पिछले 3 दिन के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जोक्स अपार्ट, ये जो बड़े प्रोग्राम्स हैं, ये जो महाधिवेशन है, ये हम 25 साल में पहली बार कर रहे हैं, 28 साल में हम पहली बार कर रहे हैं। तो ये 28 साल में क्यों हो रहा है? ये बीच में 28 साल में हम थे नहीं क्या दुनिया में? ये 28 साल में किसी को जागृति नहीं आई, 28 साल में किसको सोच नहीं आई, 28 साल में हमने कुछ करने की नहीं सोची। तो अगर ये कुछ नेता या ये कुछ लोग सोचते नहीं, तो ये आज और कल का इतना बड़ा प्रोग्राम होता नहीं। Am I right or not? तो मुझे लगता है ये तो अपना काम करेंगे, हम लोग भी अपना योगदान देंगे, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो कंट्रीब्यूट करते हैं और एक जो कंज्यूम करते हैं, एक जो देते हैं और दूसरे जो लेते हैं। जब लेने वालों की कगार बढ़ जाए तो देने वाले भी थक जाते। तो क्यों ना हम भी देने वाले बने, जो देता है फिर उसको मिलता भी बहुत है। जब आप देते हो तभी आपको मिलता है ना। तो आपकी पगार कब मिलती है? जब आप 1 महीने का काम देते हो। आपको कस्टमर पैसा कब देता है? जब आप कुछ उसको माल देते हो। आपको प्यार कब मिलता है? जब आप देते हो। जब जिसको देने की आदत नहीं है, मंगतू राम है, उसका नाम मेरी डिक्शनरी में नाम होता है, मैं उसको बोलता हूं भीखू भिखारी। जब ये ऐसी जिंदगी जीता है तो उसको मिलता ही नहीं है। वो देखो ना, एक इंटरव्यू लेता है एक एंटरप्रेन्योर, और उसके बगल सामने एक इंसान होता है जो अपने नौकरी के लिए आया हुआ है। तो नौकरी जो लेने आया है वो पूछता है तुम मुझे क्या दोगे। जो एंटरप्रेन्योर है वो इंटरव्यू ले रहा है, बोलता है तू क्या करेगा। अब 2 भिखारियों का मिलन, एक भिखारी दूसरे भिखारी से कह रहा है तू मुझे क्या देगा। अरे 2 भिखारी क्या देंगे, वो तो एक देने वाला हो और दूसरा भी देने वाला हो, तो मिलके बहुत कुछ हो सकता है। मुझे लगता है हम सब की जिम्मेदारी है इस समाज के प्रति। इन्होंने अभी कह दिया तो एक तुम्हें कहानी सुनाता हूं। सुनाऊं? टाइम है क्या? अच्छा, मैं इधर आऊं अभी? ठीक है, ठीक है। वो कह रहे हैं सर यहीं से लाइव टेलीकास्ट यहीं से होगा। एक और कहानी है अभय के कहने पे। एक गांव में एक किसान के पास एक गाय और एक मुर्गी का, उसका एक मुर्गी खाना, उसका अलग जानवर थे। तो ये कहानी जो थी, एक सिद्ध पुरुष सुना रहे थे एक सेठ को। क्योंकि सेठ गया महाराज के पास और बोलता है महाराज मेरे को गांव में कोई पसंद नहीं करता, और मुझे दुख है इस बात का कि मुझे पसंद नहीं करते। तो ये तो अलग बात है, लेकिन मैंने अपनी पूरी जायदाद गांव के नाम कर दी है कि मेरे मरने के बाद मेरी पूरी जायदाद गांव वालों को मिल जाए, ऐसा मैंने उनके नाम कर दी है। तो उसके बाद भी गांव वाले मुझे पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों है? बड़ा दुख है मुझे इस बात का। तो महाराज जी कहानी सुनाते हैं कि एक किसान है, उसके पास एक गाय है, उसके पास मुर्गियां हैं, उसके पास डुक्कर है, अपना प्यारा डुक्कर, और ये सब ऐसा जी रहे हैं जिंदगी। तो एक दिन जो डुक्कर है वो पूछता है गाय से बड़ी दुखी आवाज में कि यार ये गाय, ये बता कितनी नाइंसाफी है, कितनी नाइंसाफी है कि तू भी किसान के पास है, मैं भी किसान के पास हूं, तू भी उसके अंदर में है, मैं भी उसके अंदर नीचे हूं, लेकिन तेरी कितनी सेवा होती है। तेरे को रोज नहलाते हैं, तेरे को टीका लगाते हैं, तेरे को घुमाते हैं, तेरा एरिया साफ रखते हैं, तेरे को हरी घास खिलाते हैं, और मैं जबकि उनको सब कुछ देता हूं। तू तो सिर्फ दूध देती है उनको, मैं तो उनको अपना पूरा शरीर देता हूं। मेरे वो अचार बनाते हैं, मेरा उसका हैम बनाते हैं, मुझे मार्केट में बेचते हैं, इतना गंदा रखते हैं मुझे, कोई मेरे आसपास भी नहीं आता, कोई मुझे छूता भी नहीं है, ऐसा कचरा फेंकते हैं मेरे पास खाने को। ये पार्शलिटी है कि नहीं, ये नाइंसाफी है कि नहीं? तो गाय सुनती है और कहती है बात तो तेरी सही है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि वो किसान ऐसा क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि तू उनके काम आता है जब तू मर जाएगा, और मैं काम आती हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं तब काम आती हूं। तो मुझे जिंदा रखने के लिए वो सब कुछ अच्छा करते हैं और तेरे मरने का वेट करते हैं। तो मुझे लगता है समाज में हम सब तभी काम आएंगे
जब हम जिंदा हैं। हमारे होते होते अगर हमने काम किया तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जो खुशी है हमारी, अगर हमने वो खुशी जो है छोटे छोटे पलों में नहीं पाई, तो बड़े पल तो वैसे भी कम है यार। कितनी शादी कर लोगे, कितनी भी इच्छा हो, कितने बच्चे कर लोगे, कितनी भी इच्छा हो, कितना बड़ा बिजनेस बना लोगे, तो ये खुशी के बड़े पल तो 5-6 ही हैं यार, लेकिन छोटे छोटे पल तो लाखों हैं। ये लाखों पलों को ढूंढो। लाखों पलों को ढूंढते ढूंढते क्या होगा, तुम्हारा मिजाज, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा सोच, तुम्हारा अप्रोच, तुम्हारा एटीट्यूड सब खुशी का हो जाएगा। तुम खुशी के ट्रिगर पे रहोगे। जब घर जाओगे तो खुश रहोगे। तुम्हें फिर खुशी के लिए कुछ बड़ा चीज नहीं चाहिए, बिकॉज तुम ऑलरेडी खुशी ढूंढ चुके हो छोटे छोटे चीजों में। तो जिसको छोटी चीज में खुशी दिखती है, फिर उसको बड़ी चीज की भी जरूरत नहीं होती। तो पैसा तो आएगा जाएगा, तो लेट्स नॉट मेक मनी। और लास्ट बात मेरी जाने से पहले पैसे को लेके, और खासकर जितना भी बिजनेस कम्युनिटी है, मुझे कल अभय ने बताया कि हम में से काफी लोग बिजनेस में से हैं, am I right? बिजनेस में से हैं। तो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है मेरी, सिर्फ बिल्डर कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सबके लिए रिक्वेस्ट है मेरी। अभी समझ में आएगा कि बिल्डर के लिए बारे में क्यों बात कर रहा हूं मैं। आप जब किसी को वादा करते हो पैसा देने का, तो मेरी रिक्वेस्ट है उस डेट को दे दो। जब किसी ने पैसा लेना होता है आपसे, और वो चप्पल घिसता है घिसता है घिसता है घिसता है, और फिर आप उसको देते हो पैसा, विश्वास करो गांधी जी चले जाते हैं, उनकी धोती रह जाती है। तो बहुत से लोग घिस घिस के पैसा देते हैं, तो पैसे का आनंद भी नहीं आता। मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप पैसा दो किसी को, ऐसा चुम्मा लगा के दो। मेरे ऑफिस में मेरे अकाउंट्स की टीम होती है, मेरी चेकबुक है, और जहां मेरा साइन होता है, मेरे साइन के बगल में एक स्माइली का ठप्पा होता है। स्माइली का कोई भी चेक मेरे बिना उस स्माइली के पास नहीं होता, मेरी नजरों से वो निकलता नहीं, क्योंकि उस साइन के बगल में मेरा स्माइल होता है कि हम खुश हैं आपको पैसा देने के लिए, हम चाहते हैं कि हम आपको और दें, ये हमारी खुशी है। मैंने आज तक कभी किसी को रगड़ा के पैसे नहीं दिया, क्योंकि मुझे एक बात पैसे की समझ में आई। देखो, हर चीज की फितरत होती है, जानवर है उसकी फितरत होती है, इंसान है उसकी फितरत होती है। तो मुझे लगता है ऐसे पैसे की भी फितरत होती है कि पैसा भी जो है ना अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक लेके आता है कि जब अगर आपने रगड़ के पैसा दिया ना, तो ये पैसा जाता है बाहर, तो इनका एक परिवार होता है। ये 2000 के नोट, 500 के नोट, 100 के नोट मिलते हैं आपस में। फिर 100 का नोट, 2000 का नोट मिलता है 500 के नोट से, और कहता है भाई तेरी हालत किसने करी, तो ये धोती किधर रह गई। तो 500 का नोट बोलता है 2000 के नोट को कि भाई मैं गया था अबे भाई के पास, देख उन्होंने मेरा क्या हाल किया। ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूं, लोड मत लेना। तो 500 का नोट बोलता है 2000 को, तू मत जाना, ये तेरी भी हालत ऐसी करेगा। लेकिन जब आप चुम्मा लगा के नोट देते हो, तो वो भी बातें करते हैं, और वो कहते हैं ये चुम्मा कहां से लगा के आया। वो कहता है यार अबे भाई के पास जाना, हर नोट में चुम्मा लगा के देते हैं। तो जब चुम्मा लगा के नोट दोगे, तो नोट बड़ी संख्या में वापस आएंगे। जितना दोगे वो अपने भाई बहनों को लेके आपके पास वापस आएंगे। तो अच्छे मन से पैसा दो, और जब अच्छे मन से पैसा दोगे, तो पैसा फिर बहुत तादाद में अपने पास लौट के आएगा। तो एज एंटरप्रेन्योर्स बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, बहुत कुछ है समझाने के लिए, बट हमारे पास ताकत है एज एंटरप्रेन्योर्स, उद्योजक होके, बिजनेसमैन होके, ताकत है कि कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ बड़ा कर जाएं। बड़ा नहीं भी हुआ तो कुछ अच्छा कर जाएं, जिससे एक बोलते हैं कि वी आर वर्दी, हम सक्षम हैं या हम वर्थ हैं इस दुनिया में, इस देश में आने के लिए। मैं जब आया था यहाँ 1994 में, तो मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि तू पुणे गया, तू क्या करेगा। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम क्या करूँगा, क्या बिजनेस करूँगा, नौकरी करूँगा, झाड़ू लगाऊंगा, कहीं मजदूरी करूँगा, मालूम नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो भी करूँगा उससे इस शहर का नाम ऊंचा होगा, ये बात तो पक्की है। तब से लेके आज तक मुझे लगता नहीं कभी ऐसा मौका आया, और ऐसे बहुत मौके मैंने दिए पुणे शहर को, जहां से पुणे का नाम ऊपर हुआ मेरे किसी न किसी कारण से। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उससे आपके गली का नाम, उससे आपके घर का नाम, उससे आपके वाणी समाज का नाम,
ऊंचा होना चाहिए, ऐसा आपने बिजनेस करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने सुना मुझे। और एक बार और जाने से पहले 3 शब्द याद है आपको मेरे? पहला शब्द कौन सा है? दूसरा, तीसरा? चलिए, ये देश कैसा है, यहां की संस्कृति कैसी है, और यहां के राजनेता? आपका घर कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, और पड़ोसी की बीवी? हाँ, इसमें काफी लोग हंसे, तो समझ में आ रहा है कार्यक्रम क्या है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।